62 गेट 2025 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस 2 नंबर का, और इसको एग्जाम में ही सॉल्व कर लेना चाहिए था आपको, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको एग्जाम में हल नहीं कर सके होंगे। और मैंने ये देखा कि इसको देने के बाद भी घर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी इसको हल नहीं कर पाए। क्यों हल नहीं कर पाए? कैसे आप इस प्रकार की थिंकिंग डेवलप करेंगे कि एग्जाम में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, वो आपको सिखाऊंगा, और ऐसा मैंने सभी क्वेश्चन में लगभग लगभग सिखाया है। इसके सॉल्यूशन में मैं पहले आऊं, उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूं। ठीक है, आपके सभी एग्जाम, गेट, नेट और अन्य परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए यह आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ना ही केवल नेट के, बल्कि गेट गेट के या फिर TIFR के, और भी सभी। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? अगर सभी के सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं कि एग्जाम में उन सबको कैसे सोचेंगे, कैसे आपको पता चलेगा इसका हल क्या होगा, तो उसके लिए आप एंग मैथमेटिक्स के होम पेज पर जाएंगे, तो यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। TIFR, CSIR नेट, राइट, एंड क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप से देख सकते हैं। NBHM सॉल्यूशन, गेट सॉल्यूशन, इनको देखने के लिए आपको करना क्या होगा? सारे मुफ्त में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको मात्र यहाँ से चैनल ज्वाइन करना है 199 रुपीज की मेंबरशिप लेके, और आप लगभग लगभग इन सभी को देख पाएंगे। ठीक है, जैसे CSIR नेट के अगर आप सभी देखना चाहते हैं, और इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यह इनमें आप सीखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में क्विकली कैसे करना है, और एग्जाम के लिए विशेषता सीखना चाहते हैं तो फिर आप कोर्सेस में जाके यहाँ से CSIR नेट क्रैश कोर्स, 2 क्रैश कोर्स हैं, इनको भी परचेज कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए की मेंबरशिप में, और ये 2 ईयर के कोर्सेज हैं। ठीक है, मतलब 2 बार के हैं, मेरे कहने का आशय है, एक बार के नहीं। चलिए वापस लौटते हैं इस सॉल्यूशन में और देखते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप पहले क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन 62, फॉर एक्स कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको डिफाइन करके दी गई हुई है। एम बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि एम इसकी मैट्रिक्स है, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। लेट y1 y2 y3 बी अ नॉन जीरो वेक्टर, एंड लेट, आपको ये दिया गया है, देखो ये भी एक रियल नंबर आएगा और ये भी एक रियल नंबर आएगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक, वैसे कहो तो अगर y वेरी करेगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ओके। पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए पर्टिकुलर रियल नंबर्स आएंगे। तो जैसे जैसे n वेरी करेगा तो आपको सीक्वेंस मिलेगी, है ना। तो इसकी लिमिट पूछिए। ठीक है, जब जब भी आप इस तरीके की मैट्रिक्स के पावर देखते हो तो कौन सा, कहां से आपको मैट्रिक्स की पावर इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो? आप सोचो, अगर आपने सीखा, कुछ लीनियर अलजेब्रा में सीखा था डायगोनलाइजेबिलिटी, राइट। और पहले अगर आप देखेंगे, m निकालें आप, सॉल्यूशन, वी हैव m इक्वल टू, m निकालना बड़ा आसान है, तो डायगोनल्स में क्या है, 2 2 3, एंड इधर क्या है, x1 x2 2 2, और x1 x3 1 1 1 1। ठीक है, ये आपने मैट्रिक्स से लिख ली इसकी। मैं समझता हूँ कि आप सभी को मैट्रिक्स लिखना आता होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो इस मैट्रिक्स को देखने के बाद देखो, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, रियल होंगी, और वैसे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती ही है। ठीक है, डायगोनलाइजेबल होगी यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले उस मैट्रिक्स को निकालें और हमें तभी पता चले कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, ऐसा नहीं है, हमें पहले से ही पता होगा। क्यों? क्योंकि m भी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और m सिमेट्रिक है तो m प्लस i3 इज ऑल्सो सिमेट्रिक, राइट। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ये डायगोनलाइजेबल होगी, तो इसकी पावर से निकालने के लिए मुझे इसकी आइगन वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी आइगन वैल्यूज भी बहुत आसान होगा देखना, निकालना। तो क्या है, रो सम देखें आप, रो सम 5 है, राइट। सो सिंस रो सम, ईच रो सम इज 5, each row sum is 5, so 5 is one of the eigenvalues, and note that first two first two rows are linearly dependent, right? First two rows are same, rows are linearly dependent, so linearly dependent दिखाई दे रही है, सेम रो है ना, इसलिए therefore determinant vanishes। तो इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट m इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू। नाउ अब आपको रिमेनिंग आइगन वैल्यू निकालने लिए है। कैसे निकालना है? तो वो क्या होता है, वी नो दैट ट्रेस ऑफ m
equal to sum of all the eigenvalues. Say the third eigenvalue is lambda. So lambda plus 5 equal to trace of m. This gives you lambda equal to 3 plus 2, 5 plus 2, right? तो ओवर ये आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रेस आ रहा है 7, राइट? तो लैम्डा की जगह 2 रखना होगा, तभी 7 होगा ये। तो इसलिए इसका मतलब सो आइगन वैल्यूज आर 5 एंड यहाँ आइगन वैल्यूज ऑफ, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 10 आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी आइगन वैल्यूज, m प्लस आई थ्री की रख देते हैं, ठीक है। m प्लस आई थ्री आर एक एक बढ़ा देंगे 6, 3 और 0, नहीं सॉरी 1, ठीक है। तो नाउ एज m प्लस आई थ्री इज orthogonal symmetric since symmetric, so therefore it is I it is orthogonally diagonalizable, right? Symmetric matrices क्या होते हैं? Orthogonally diagonalizable होते हैं। Diagonalizable, इसलिए देयर एग्जिस्ट क्या होगा? P एग्जिस्ट करेगी, P सच दैट P m प्लस आई थ्री, या आप ऐसे कह सकते हैं कि m प्लस आई थ्री को आप क्या लिख सकते हैं? P यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होगी, एक बार मैं लिख दे रहा हूं 631 इंटू पी इनवर्स, ओके। हेंस m प्लस आई थ्री की पावर n को क्या लिख सकते हैं? P 6 की पावर n, 3 की पावर n एंड 1 की पावर n इज 1, राइट? सो नाउ हमें निकालना क्या था? ए एन, ये लिमिट थी an, मैं लिख देता हूं y ट्रांसपोज m प्लस आई थ्री n y ओवर y ट्रांसपोज m, ऊपर वाला n प्लस वन था, ओके, m प्लस आई थ्री एन वाई, राइट? ये हमें निकालना था। तो इसके पहले हम वैल्यूज अगर पुट प्लग इन करें तो हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिलता है? देखिए वाई ट्रांसपोज एम प्लस आई थ्री, और ये सारी चीजें बहुत आसान है, ओके। मैं आपको सॉल्यूशन लिख के बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी मैथमेटिकल राइटिंग भी आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज आपके सामने लिख कर रखता हूँ, ठीक है। तो ताकि आपको चीजें क्लियर हो, नहीं तो सॉल्यूशन इज वेरी इजी, राइट? अगर देखो तो आप बहुत कुछ खास हमने यूज किया नहीं इसमें। सो दिस कम्स आउट टू बी पी इनवर्स, पी इनवर्स इज एक्चुअली, यहाँ पे पी ट्रांसपोज लिख देता हूँ, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, पी और यहाँ पे पी ट्रांसपोज लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल है, और अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स उसका ट्रांसपोज होगा, राइट? यहाँ पी आएगा, यहाँ इसका इनवर्स आएगा, तो पी ट्रांसपोज। सो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, पी, सो पी ट्रांसपोज एम प्लस आई थ्री की पावर एन। अब उसको हम इस तरीके से डायगोनल लिखेंगे, ठीक है? आप समझ जाएंगे उसका मतलब क्या है। डाई 6 की पावर n, 3 की पावर n एन वन पी वाई, नीचे भी ऐसा ही होगा, राइट? अब देखो इसी स्टेप पर मैं क्या कर देता हूं, ये एक कर देता हूं इनको, वेक्टर पी वाई ट्रांसपोज डायगोनल 6 की पावर n, 3 की पावर n वाई, इसको एक एक बना लो, ठीक है? पीटी पी वाई ट्रांसपोज। तो अगर आप देखें ये फिर से एक वेक्टर है, राइट? और एक चीज ध्यान रखें इसमें, एक चीज ध्यान रखने की बात है कि ये नॉन जीरो वेक्टर है ना? नॉन जीरो वेक्टर। और देखो अब कितनी चीजें यहाँ मतलब दिमाग में आनी चाहिए आपको, आप तो कर लेंगे हल, आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सोच लेना, ऊपर वाला भी नॉन जीरो आएगा, नीचे वाला भी नॉन जीरो आएगा, ओके? क्यों? क्योंकि पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, वाई नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, ओके? क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जीरो को ही जीरो पे सेंड करती है और सबको नॉन जीरो पे सेंड करती है। और उसके बाद क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर हो गया है, और जो एम प्लस आई थ्री थी, या आप ये बोलिए कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, सारी आइगन वैल्यूज इसकी, तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, ओके? अब ऊपर वाला हल करने के बाद आएगा क्या? देखो हल करने के बाद वो कुछ ऐसा आएगा, मैं बोल देता हूं आपको, 6 की पावर n। अब वो जो पी वाई का ना,
कोफिशिएंट है उसको मान लो P1, मान लो आप P1 कहते हो। जैसे यहाँ पे है X1, X2, X3, राइट। तो P1, P2, P3 मान लेते हैं, ठीक है। पी वाई को मान लेते हैं P1, P2, P3। तो ऊपर जैसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था वैसे इसे भी कर दो। P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर 3 की पावर n, P2 स्क्वायर प्लस, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को, राइट। जैसे ना क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपने क्या किया था, मैट्रिक्स निकाली थी, ऐसे ही मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाना है, ऐसे समझ लो, ठीक है। क्योंकि इस ये जो अंदर मैट्रिक्स है इसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं इसके पास, राइट, और तो कुछ है नहीं, तो ऐसा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ऐसे, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ n+1 है, तो मैं भूल गया, n+1, और नीचे होगा n, ठीक है। तो 6 की पावर n, P1 स्क्वायर 3 की पावर n, P2 स्क्वायर P3, ओके। और ये स्मॉल पीस है, हाँ। PQR लिख दो इसको, PQR लिख देता हूँ, चलो। थोड़ा बहुत 1 2 3 ज्यादा हो जा रहे हैं ना, कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। सो एग्जाम में भी कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए, ओके। R की पावर 3 है, नो नो, सॉरी सॉरी, ये, हाँ ठीक है ठीक है, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, ओके। सो ये आएगा ओवरऑल। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया ना, इसमें कैलकुलेट करने जैसी कोई बात नहीं है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ इतना तो खेला होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से, जैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, यहाँ पे मैंने जनरल वेक्टर रखा है, राइट। अगर वो PQR है तो फिर इस मैट्रिक्स के साथ क्या आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सब आपने किया होगा, राइट। तो ऐसे देखिए, अब यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालिए क्विकली, राइट। क्या आ जाएगा आपके पास, आपको पता है 6, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 6 आ जाएगा। क्यों, अगर आप 6 की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट। 6 की पावर n+1, और इस तरीके से 6 की पावर n+1, वो सब जीरो पे जा रहे हैं, राइट। और ये भी जीरो पे जाएगा आपका, है ना। 6 की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, नीचे हो जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा P स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 6 की पावर n+1 कॉमन लिया, और नीचे से 6 की पावर n कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 6 की पावर n+/6n, अंदर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर, ETC वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप, राइट। बहुत आसान चीजें हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 6। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 6, ओके। और देखो आसान है, एग्जाम में सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर आपने ना ये ऑब्जर्व कर लिया कि डायगोनलाइजेबिलिटी इसमें यूज होने वाली है, देन यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज उसके बाद कुछ है ही नहीं, देखिए, है ना। तो ये सोचना सीख के आप, अगर आपको चीजें भले ही घर में आप अभी आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, है ना, आपको ऐसे लग सकता है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर आप एग्जाम में नहीं सोच पा रहे हैं वो कौन सी चीज थी आपने जो मिस की, इसको सॉल्व नहीं करते हो, तो आप अपनी सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, सारे स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स के भी, और भी स्टूडेंट, आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर प्रयास किया पहले, तो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपसे मिस हुई, अपने अपने थॉट्स लिखे, ठीक है। मैं प्रतीक्षा करूंगा, चलो इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है। और कुछ समय में एक मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्सेज और उसके साथ टेस्ट सीरीज आएगी, उसके विषय में आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा, आप लोग अवश्य जुड़े उससे।